इंडिया डेली एक्सक्लूसिव में आज अब आपको दिखाएंगे दो हैरान कर देने वाली तस्वीरें। पहली खबर हरियाणा के चरखी दादरी की है, जहां दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। गोमांस के शक में दबंग युवक ने एक मजदूर को पीट कर मार डाला के तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर सूबे की सियासत गर्म हो गई है। दूसरी खबर है मुंबई से, जहां दबंग रईस जादे ने कैब ड्राइवर को उठाकर पटक दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी की ऑडी से कैब छू गई थी। इतने सी बात से गुस्साए आरोपी ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा है। पीड़ित कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। आरोपी रईस जादे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में अब आ रही है। ये दो वीडियो जो आज हर किसी को हैरान कर रखा है। हरियाणा और मुंबई का ये वीडियो है। हरियाणा में बीफ खाने के आरोप में एक युवक को इस तरह से पीटा गया है कि युवक की जान चली गई है। युवक ने अपना दम तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में कैब ड्राइवर के साथ जिस तरह से ये बदसलूकी की गई है, बेरहमी से पिटाई की गई, बेहद हैरान और परेशान ये वीडियो आज कर रहे हैं। ऐसे में हैवानियत की हदें किस तरह से पार हो रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के आरोप में दबंगों ने युवक को पीटा है। हरियाणा के चरखी दादरी से सामने आई कुछ तस्वीरें। घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक मजदूर को गोमांस खाने और बेचने के आरोप में पीट कर मार डाला गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है, जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। वीडियो देखें, आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे कुछ युवक उसे डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं और मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। 26 साल के युवक की पहचान साबिर मलिक उमर के रूप में हुई है। वो बाडड़ा में झुग्गी बनाकर रहता था और कबाड़ बेचने का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि कबाड़ बेचने का बहाना बनाकर उसे बुलाया और फिर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी उसे 2 घंटे तक पीटते रहे और अचेत होने पर बाइक में लादकर दूर फेंक आए। बाद में उसका शव बरामद हुआ है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आनन फानन में पुलिस ने मामला दर्ज किया। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ अब उनसे हो रही है। इस गिरफ्तारी में 2 नाबालिग शामिल है। इस घटना के बाद हरियाणा की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल खराब करने और लोगों में नफरत का जहर भरने का आरोप लगा दिया है। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहुत तेजी के साथ वायरल हो रखा है। लोग इसे देख रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी बना हुआ है, क्योंकि एक युवक को किस तरह से पीटा गया है कि उसकी जान चली गई है। इस पूरे मामले में डीएसपी धीरज कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। घटना को लेकर के सियासत भी अब गर्म है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पतीलों में झांकिए, ये क्या खाते हैं, ये क्या पहनते हैं, इनका धर्म क्या है। बस करिए, ये धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद, नफरत और जहर फैलाना। लोग इतनी हिंसा से भर चुके हैं कि चरखी दादरी में गरीब मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन शक है कि वो कुछ ऐसा खाता है जो आपके भाजपा के नेताओं को, संघ के नेताओं को मंजूर नहीं है, इसलिए वो मार मार के पीट देते हैं। लेकिन आपने इतना नफरत का जहर भर दिया है कि लोग अंधे हो चुके हैं और हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। ना बेटियां सुरक्षित है, ना दलित, ना आदिवासी और ना गरीब मजदूर और ना अल्पसंख्यक। आपके राज्य में कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। जल रहा है ये देश। जिम्मेदारी आपकी बनती है नैतिकता पर। चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी आपका समर्थन दिखाती है इन्हें। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज बाली जुड़ रहे हैं, जो सीधे हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। नीरज, क्योंकि सियासत भी अब गर्म है हरियाणा में इस मामले को लेकर, जैसे ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से इस मामले में अभी कार्रवाई हो रही है? तो नीरज के साथ हम दोबारा से जुड़ेंगे, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, मजदूरों को किस तरह से पीटा गया है, पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। हैवानियत का ये वीडियो है। लोगों की रूह कांप रही है इस वीडियो को देखने के बाद। बीफ खाने के आरोप में
एक प्रवासी मजदूर के साथ किस तरह की दबंगई की गई है, इस कदर पिटाई की गई है कि युवक ने अपना दम तोड़ दिया है। आसपास के लोग, हालांकि कुछ लोग वहां पे रोकने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर दबंगों की तरफ से लाठी डंडों से पिटाई की गई और इतना ज्यादा पीटा गया है कि व्यक्ति की जान चली गई है, इस युवक की जान चली गई है। इस वीडियो को आप देखिए, खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा है लोगों से। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, जिस तरह से पिटाई की गई है। आसपास कुछ और लोग मौजूद हैं जो मूक दर्शक बन के यहाँ खड़े हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे आगे पूछताछ हो रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैवानियत का ये वीडियो है, रूह कपा देने वाला ये वीडियो सामने आया है। इस खबर पर नीरज बाली ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नीरज बाली अधिक अपडेट हमें देंगे। नीरज, इस वक्त किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी, जाहिर तौर पर चरखी दादरी का यह मामला इस समय हरियाणा की राजनीति में एक तरह से सियासत की भूचाल लाने वाला है। और जिस आपने जो सवाल किया कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर इसमें 5 लोगों को शिनाख्त किया गया था पहले, लेकिन अब 7 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें 2 नाबालिग युवक जो है वो बताए जा रहे हैं। और इस घटना को लेकर पूरे हिमाचल में एक तरह से सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। यहां तक कि अब लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी ने इन बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान तक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इनके आर्थिक विकास या आर्थिक मदद या आर्थिक सहायता जो है इनके लिए वो दी जाएगी। और पुलिस अब हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाली है, क्योंकि ये घटना अपने आप में बहुत बड़ा एक सियासी बवाल हरियाणा में मचाने वाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, हमारे पास एक वीडियो हाथ लगी है जिसमें एक युवक जिसको उस दौरान पीटा जा रहा था 27 तारीख को, उसने ये साफ तौर पर कबूल किया था कि उसने गौमांस खाया है। हालांकि वो उस समय वो दहशत में था, ऐसा कहा जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है। और पुलिस भी इसमें कुछ कहने से साफ तौर पर बच रही है और मीडिया कर्मियों को भी ये साफ तौर पर हिदायत दी गई है और जाहिर तौर पर दी भी जानी चाहिए कि किसी भी तरह से कोई भी बवाल जो है वो और ज्यादा तूल ना पकड़े। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत भी गर्म हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या अभी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी गई है? जी, जाहिर तौर पर कई बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस ने उस पर बयान दिया है, प्रतिक्रम दिया है, या यूं कह लीजिए कि राजनीति की है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या उनके बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे इलाके का सद्भाव बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीजेपी प्रवक्ता हर एक बात को लेकर बयान जो है वो बड़े नपे तुले शब्दों में दे रहे हैं। और जिस युवक की यहाँ पे मौत हुई है, जिसके साथ ये पूरी घटना घटी है, क्या उनकी परिजनों की ओर से इस पूरे मामले पर अभी कुछ कहा गया है नीरज? जाहिर तौर पर उनके परिजनों को 4-5 घंटे बाद ही जानकारी मिल गई थी और अब उनके जो परिजन हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, कबाड़ी का काम करने वाले ये जो परिवार वाले हैं, ये अब इनका ये भी कहना है कि हम इस जगह में अब नहीं रहेंगे, हो सकता है कि ये बंगाल वापस चले जाएं। इनका यहाँ तक भी कहना निकलकर सामने आया है। हमारे वहाँ पर कई सोर्सेज हैं जिन्होंने ये बताया है कि अब इस पूरे मसले पर वो परिवार डरे और सहमे हुए हैं कि गौरक्षक कभी भी आकर उन पर भी हमला कर सकते हैं। सो इसी वजह से अब वो वहां पर उन घरों में, उन झुग्गी झोपड़ियों में रहना नहीं चाहते हैं। तो क्या गोरक्षक दल जिन पर अब ये आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, उन पर इस पूरी खबर पर अब नजर आगे आप रखिएगा। नीरज, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर एक युवक को बीफ खाने के आरोप में इतना पीटा गया कि युवक ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन खबर अब मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई में बीफ के शक में बुजुर्ग की पिटाई की गई है। दुल्हा एक्सप्रेस ट्रेन में बुजुर्ग यात्री को जमकर पीटा गया है। बीफ ले जाने की शक में बुजुर्ग की पिटाई की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे की जांच पड़ताल अब की जा रही है। लेकिन बीफ के शक में बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। मुंबई से यह खबर गया। मुंबई में बीफ के शक में बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई है। दुल्हा एक्सप्रेस ट्रेन में बुजुर्ग यात्री को जमकर पीटा गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई है, बेरहमी से पीटा गया है, इस वीडियो को आप देखिए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की जांच अब हो रही है। लेकिन हरियाणा से लेकर मुंबई तक बीफ के शक में
किस तरह से मार पिटाई हुई है, दबंगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो गए हैं, ये बता रखा गया। मुंबई में बीफ के शक में बुजुर्ग के साथ पिटाई की गई है, मारपीट की गई है। हालांकि पूरा मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इस वीडियो को आप देखिए, कुछ युवक यहाँ नजर आ रहे हैं, सामने वो बुजुर्ग जिसके साथ मारपीट की गई है, उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कुछ युवक है जो इस बुजुर्ग को पहले धमकाते हैं, उसके बाद मार पिटाई की गई है। कई युवक एक साथ मिलकर बीफ के शक में बुजुर्ग यात्री के साथ ये बदसलूकी करते हुए ट्रेन के अंदर नजर आए हैं। कुछ ने इसका वीडियो भी बनाया, बाकायदा इसे अपलोड किया गया है सोशल मीडिया पर। वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है। ये युवक बुजुर्ग यात्री से यहाँ पर कुछ पूछते हुए नजर आते हैं, उसके बाद यहाँ धमकाया जा रहा है बुजुर्ग यात्री को, फिर मारपीट होती है। इस खबर पर अभिषेक ने हमें ज्वाइन कर लिया है मुंबई से। वो बताएंगे कि किस तरह से एक बुजुर्ग यात्री के साथ ये बदसलूकी होती है। अभिषेक, पूरा मामला क्या है, समझाइएगा। और बिल्कुल देखिए, जो बुजुर्ग जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है दर्शकों को, ये जाहिर सी बात है कल्याण से जा रहे थे या जलगांव की तरफ और इगतपुरी के पास यानी मालेगांव जा रहे थे और इगतपुरी के पास एक घटना हुई है जो कल्याण के आगे नासिक के आसपास इगतपुरी घटना होती है। मालेगांव में जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था शायद कि उन्हें मिलने से पहले इस तरीके से उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार होगा। बात थी खाना खाने की, जब वो ट्रेन में खाना खाने के लिए अपनी टिफिन निकाले तो वहाँ जो लोग पहले से मौजूद थे और वह जाहिर सी बात हुड़दंगी कह सकते हैं या फिर कानून हाथ में वाले गलत लोग हो सकते हैं, किस तरीके से गौमांस के नाम पर कहा जाएगा कि वो जो खाना लाए उन्होंने गौमांस है और उस गौमांस के नाम पर उनको जबरदस्त तरीके से पीटा गया और उस तरीके से वहां पर उनका गलत व्यवहार किया गया। हालांकि बुजुर्ग हैं, यह भी उनकी जो करने वाले जो शख्स थे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है वीडियो में जो बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से उनका गलत व्यवहार किया जा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है भी, कुछ अगर ऐसा है तो पुलिस को बुला कंप्लेंट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हुए उन लोगों ने कानून हाथ में लिया और उस बुजुर्ग के साथ जमकर पिटाई की। लेकिन इस बात के बाद आप समझिए कि इस बात के बाद कहीं न कहीं दो समुदायों के बीच में कहीं न कहीं एक जो तनाव बढ़ाने की बात होती है वह वैसा वीडियो वायरल किया गया और उस वीडियो वायरल करने के बाद यह कहा गया कि उस बुजुर्ग की कहीं मौत हो गई है, ऐसी बात सामने आई। लेकिन आपको बता दूं, अपडेट कर दूं कि बुजुर्ग जिंदा हैं, सही सलामत हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं। उन्होंने खुद वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने अपडेट दिया है कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, कोई कानून हाथ में ना ले, कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना करे। जाहिर सी बात है, आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज से आप अपनी बात को रखें, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आप बनी रहिएगा, अभिषेक हमारे साथ। मुंबई में कैब ड्राइवर को पटका, वीडियो देख कांप जाएंगे आप। रईस जादे की हैवानियत देखिए, गोधरा में कार के बोनट पर बांधा, हैरान करने वाला वीडियो वायरल। जालौर में रिक्शा चालक को पीटा, शहर शहर दबंगों का तांडव देखिए। रईस जादव को कानून का डर नहीं। रईस जादव की दबंगई, जी हां, क्या लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है आज के दिन में। क्या दबंगई का नशा इस कदर सवार है कि कानून का कोई डर नहीं रहा? मुंबई के घाटकोपर की घटना हो या फिर गोधरा का वायरल वीडियो, तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। आखिर लोग इस कदर हैवान क्यों बन गए हैं? घाटकोपर में ऑडी कार में कैब का बम्पर सिर्फ छुआ था, उतनी सी बात पर शख्स ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा है और फिर उठाकर पटक दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज देख करके लोगों की रूह कांप गई है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि मुंबई के घाटकोपर में क्या घटना हुई है। सीसीटीवी में कैद दबंगई की ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसानियत मर चुकी है? क्यों रईस जादे इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें कानून का भी डर नहीं है?
क्या अमीरी के नशा इंसान को इस कदर पागल कर देता है कि उन्हें गरीब लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं? वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ऑडी कार सवार दबंग शख्स ने कैब ड्राइवर पर पहले बेरहमी से थप्पड़ बरसाए और फिर उठाकर जमीन पर पटक दिया। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो आरोपी ने कैब ड्राइवर को किसी सामान की तरह उठाकर सिर के बल पटक दिया। इसकी गाड़ी आगे थी और ऑडी वाले की गाड़ी पीछे थी, तो ऑडी वाले की गाड़ी से ना इसकी गाड़ी का डेंट हो गया। तो ऑडी वाले ने बाहर निकला और ये भी बाहर निकल के दोनों में बातें हो रही थी और दोनों में कन्वर्सेशन होते होते अचानक से जो ऑडी वाले की मम्मी थी उसने बाहर निकल के चुपचाप से इसकी गाड़ी से डिवाइस लेके अपनी गाड़ी में आके बैठ गया और ऑडी वाले को सिग्नल दिए कि तू गाड़ी में आके बैठ गया। और वो ऑडी वाला चुपचाप से गाड़ी लेके निकल गया। मेरा भाई 2 सेकंड के शौक हो गया कि ये अभी इतनी देर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, इतनी देर से बातें कर रहा था, अचानक से कैसे चला गया शांति से। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। हर किसी की जुबान से बस यही निकला, ये इंसान है या फिर शैतान। मामूली सी बात पर क्या कोई किसी को इस कदर पीटता है कि उसकी जान पर बनाए। पूरी घटना 18 अगस्त की है। वीडियो में रात 11:43 का वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीडियो 30 अगस्त को वायरल हुआ है। पीड़ित कैब ड्राइवर का नाम कयामुद्दीन मैनुद्दीन कुरैशी है, जबकि उसे पीटने वाले आरोपी का नाम ऋषभ चक्रवर्ती है। ऋषभ पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है। इसके बावजूद उसकी ऐसी करतूत सोचने पर मजबूर कर रही है। इसने जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकला तो तुरंत उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारा है और उसको डायरेक्ट उसको उठा कर पटक दिया जोर से और उसको लात मारा। इसको इतना ज़बरदस्त यहाँ पे इंजरीज आई है कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। इसको इसने हालत कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। यानी उस ऑडी वाले के अंदर इतना नहीं था कि सामने वाले से क्या है क्या नहीं बात करना, कुछ नहीं। उसको इतना पैसे का घमंड गुरूर था कि उसने डायरेक्ट उसको हाथापाई करना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया। इंसान भी एक इंसानियत होता है, इसने उससे भी ज़्यादा उसने जानवर की तरह के उससे मारा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं ऑडी मालिक ऋषभ ब्रेक लगाता है, जिससे पीछे आ रही कैब ऑडी के बम्पर में छू जाती है। बस फिर क्या था, ऑडी सवार ऋषभ गुस्से से कार से नीचे उतरता है और गाली गलौज करते हुए कैब ड्राइवर पर थप्पड़ बरसाने लगता है। कैब ड्राइवर खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच ऋषभ ने उसे उठाकर जमीन पर इस तरह पटक दिया जैसे वो इंसान नहीं कोई सामान हो। इसके बाद भी रईस जादी का मन नहीं भरा। उसने कैब ड्राइवर को कई लात भी जड़े। वारदात के वक्त ऋषभ चक्रवर्ती के साथ उसकी पत्नी भी कार में सवार थी। दोनों वीडियो में दिख रही हैं। गोवंडी निवासी 24 साल का कैब ड्राइवर कमायुद्दीन कुरैशी पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुरक्षा कर्मी उसे राजावाड़ी अस्पताल लेकर गए, लेकिन सिर पर गंभीर चोट की वजह से उसे जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। कैब ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आरोपी ऋषभ चक्रवर्ती और उसकी पत्नी को पार्क साइड पुलिस ने नोटिस जारी किया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आरोपी ऋषभ चक्रवर्ती ने कैब ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया है। पीड़ित ड्राइवर के सिर पर गंभीर चोट लगी है। कई दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली है। सवाल ये है कि इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी ऋषभ के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। गंभीर धाराओं में केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। क्या आरोपी के रसूख के सामने पुलिस बेबस है या फिर पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। 12 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं की। पुलिस का तर्क है कि जिस सेक्शन के तहत मामला दर्ज हुआ है वो जमानती धारा है, जांच चल रही है। जल्दी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मतलब साफ है कि पेशे से पत्रकार ऋषभ चक्रवर्ती रसूखदार है, इसलिए पुलिस मामले को निपटाने में जुटी है। गरीब कैब ड्राइवर उसके खिलाफ कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा, क्या उसे इंसाफ मिलेगा। इस खबर का चौंकाने वाला पहलू ये है कि आरोपी ऋषभ की ऑडी कार ने पहले कैब को टक्कर मारी थी, जिससे कैब को कुछ नुकसान हुआ था और दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कैब ड्राइवर कमायुद्दीन कुरैशी के मुताबिक उसने आरोपी ऋषभ से नुकसान के लिए पैसे की मांग की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया और कार लेके चलता बना था। कैब ड्राइवर उसका पीछा करते हुए सोसाइटी में पहुंचा था, जहां कैब से ऑडी को थोड़ी टक्कर लग गई और ऋषभ ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। सवाल ये है कि क्या इस तरह कैब ड्राइवर को पीटना चाहिए था।
अगर उसने गलती की थी तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। क्या इस तरह उसे बेरहमी से पीटना ठीक है? आखिर क्यों रईस जादे कानून को ताक पर रख देते हैं? क्या ये पुलिस और कानून का मजाक समझते हैं? पिछले दिनों पुणे का पोर्शे कार हिट एंड रन केस आपको याद होगा। नाबालिग रईस जादे ने सड़क पर जा रहे बाइक सवारों को कुचल दिया था और फिर उसके रसूखदार पिता और दादा ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया था। मामला मीडिया में उछला, तब जाकर पुलिस और प्रशासन की नींद जगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज करके कार्रवाई हुई। सवाल ये है कि क्या रसूखदार रईस जादों के लिए आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप रही है कि क्या किसी की मानसिकता ऐसी भी हो सकती है कि इंसानियत ही उसकी मर चुकी हो। इस खबर पे सहयोगी हमारे साथ बने हुए अभिषेक शर्मा, वहीं उनके साथ कैब ड्राइवर का भाई भी मौजूद है। अभिषेक, हम वीडियो को देख रहे हैं, तमाम सवाल मन में आ रहे हैं कि लोगों को हो क्या गया है। छोटी छोटी बात पर अब जिस तरह से मार पिटाई हो रही है, किसी की जान पर आन पड़ी है। आपके साथ कैब ड्राइवर का भाई भी मौजूद है, बातचीत उनसे अब भी करिएगा। दो चीजें पहले बता दूं इसके पहले आपको। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दूं। देखिए, जिस खबर को इंडिया डेली ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, उस खबर का बहुत तेजी से असर भी हुआ है। जो घाटकोपर की पुलिस है, जो पंतनगर पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है, उसको अब गिरफ्तार कर लिया। यानी जो ऋषभ चक्रवर्ती जिसने कैमुद्दीन के साथ मार पिटाई की थी, उसको उठाकर पटक दिया था, उसे थोड़ी देर पहले ही अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो बिलेबल ऑफेंस लगाया गया था FIR में, उसमें सेक्शन ऐड किया गया है, धारा 109, यानी जो पहले धारा 307 हुआ करती थी आईपीसी के तहत, नई जो BNS जो धारा आई है, मैं आपके जो पास कानून लौट रही आया हूँ, उसके मैं आपके तहत पास लौट 109। रही हूँ। बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं, तो वही इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। कैब ड्राइवर को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कैब ड्राइवर को पीटने वाला आरोपी शख्स ऋषभ चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ऋषभ चक्रवर्ती इसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से उसने कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की, उठाकर पटक दिया। और यहाँ पे तमाम सवाल खड़े हुए कि क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इंडिया डेली की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। अभिषेक, आपके पास मैं लौटती हूँ, तमाम जानकारी यहाँ पर आप हमें दे रहे हैं और तो वहीं पर अभिषेक हमें ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में अब अभिषेक कानून का खौफ नजर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, उस शख्स को देखिए, सबसे खास बात है वो जर्नलिस्ट है, पेशे से पत्रकार है, और उसके बावजूद अपने रसूख का इस तरीके से प्रयोग करता है कि वो समझ रहा है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। कारण यही रहा कि देखिए, घटना 18 अगस्त थी। 18 अगस्त से लेकर करीबन 10 शिकायतियों तक FIR दर्ज नहीं किया गया। 28 अगस्त को FIR दर्ज किया गया, जिस मामले में हमने कैब ड्राइवर जिनके साथ ये पूरी घटना होती है, उनके भाई भी मौजूद है। स्वागत है आपका। ये बताइएगा कि इस वक्त जब ये घटना घटी है, उसके बाद पुलिस की तरफ से किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है? हालांकि गिरफ्तारी की हो चुकी है। पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई का इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे कंप्लेंट कराने के लिए, तो वहाँ पे जो पाटिल सर नाम के है वहाँ पे PSI है वहाँ पे, तो उन्होंने सिर्फ हमारा स्टेटमेंट लिए भाई का भी, और उससे बोले कि पहले तुम जाके अपना मेडिकल कराओ और फिर आके बात करो। तो हमने इसका मेडिकल भी करा। उसके अगले दिन हमको जब मालूम पड़ा कि उसके साथ में ये सब हुआ है, हम अगले दिन जाके वापस कंप्लेंट कराने गए, तो हमारा फिर से स्टेटमेंट लिए और हमें बोले कि देखो, बोले जो भी है तुम अपना खर्चा पानी बात करके बोले क्लियर कर लो, सेटलमेंट कर लो, ऐसा उनका कहना है पाटिल सर का। हमने बोले हमको ये सब खर्चा पानी ये सब सेटलमेंट नहीं करना, हमको उस आरोपी को लाके खड़ा करो जिसने मेरे भाई की हालत की है, जिसने उसको इस कंडीशन में छोड़ के चला गया, उसको जरा सा भी रहम नहीं आया। इस तरीके से उसने इससे इतनी बुरी तरह से मारा है, पीटा है, पटका है, कहीं इसकी जान चली जाती, कभी इससे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। मैं बोला आज ये मेरे भाई के साथ में है, तो आप ऐसा करो, कल को ये आपके बच्चे के साथ में होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या तब आप भी आप सेटलमेंट की बात करते हैं? आप अपने भाई के साथ ही हैं क्या? हेलो, क्या अभी आप अपने भाई के साथ में? ये जैमुद्दीन जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या? जी, आवाज आ रही मेरी? जैमुद्दीन, ये बताइएगा कि क्या पहले से भी कोई रंजिश चल रही थी क्या? जिस तरीके से यहाँ पे मार पिटाई हुई है, बहुत ज्यादा आपके भाई को क्योंकि पीटा गया है। जी नहीं, रंजिशें कोई नहीं थी मैडम। मसला ऐसा था कि मेरा भाई कैब ड्राइवर है, तो उसने साकिनाका प्लेस से पैसेंजर्स को गाड़ी में बैठा के उल्वे छोड़ने के लिए लेके जा रहा था। तो हमारा असल्फा एरिया जो पड़ता है, वो सिग्नल से उसने लेफ्ट टर्न लेने का चाहा,
और जो पीछे उसकी ऑडी की गाड़ी थी जिसकी, तो उसने भी लेफ्ट टर्न लेना चाहा, पर उसने सोचा ओवरटेक करके मैं आगे से जल्दी लेफ्ट टर्न ले लूंगा। बट उसका जो जजमेंट है ना वो गलत हो गया ऑडी वाले का। तो ऑडी वाले की टक्कर मेरे भाई की गाड़ी से हो गई ईटिका से। अब उस टाइम पे गलती ऑडी वाले की है, पर वो ब्लेम ऐसा कर रहा है कि भाई वो ड्राइवर है, वो कैब ड्राइवर है, बोले वो तो गरीब है, बोले उससे मैं डरा धमका के उससे पैसा ले लूँ मैं और उसको मतलब भेज दूँ। तो उसने कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ कि मतलब ये सब है करके, तो मेरा जुर्माना भर के दे मेरे को। तो उसने बोला कि आप पुलिस को कॉल कर दो, आप पुलिस को बुला लो और पुलिस खुद ब खुद आके देख और लेगी, मालूम कर लेगी जैमुद्दीन, अगर जो गलती घटना मेरी बता रहे हैं आपके भाई के साथ जिस तरीके से हुई है, आपको मैं बता दूं कि इंडिया डेली ने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया और लगातार हमें वीडियोस दिखा भी रहे हैं ताकि आगे ये वीडियो जाए, लोग देखें, प्रशासन देखे किस तरीके से यहाँ पे दबंगई दिखाई गई है। और ये बड़ा असर हुआ है जब से हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं, पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी यहाँ पर हुई है। आप भी मानते हैं इस बात को कि जितनी प्रमुखता के साथ हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं, जरूरी है इस तरीके से तमाम वीडियोस को उठाना ताकि लोगों में जो अब खौफ नजर नहीं आता प्रशासन का, वो खौफ बने। होना चाहिए, होना चाहिए, सही बात है। मेरा यही है कि जो जब इसकी गलती नहीं है, गुनाह नहीं है, आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, आपको राइट्स नहीं है कि किसी को भी आप उठा के पटको, आप किसी के भी उठा लो, किसी को भी मारो। इस तरीके से आप कानून नहीं ले सकते अपने हाथ में। अगर आप बड़े इंसान हो, बड़े आदमी हो, तो आपको राइट्स है, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो हर चीज में, तो आप ये कर सकते हो कि आप कानून से आप बोल सकते हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, आपके लिए कानून भी है, सब कुछ है, तो आप उसके जरिए मदद ले सकते हो। आपको इस तरीके से हाथ उठाना मारना किसी को भी राइट्स नहीं आपको। और इस बारे में कानून ने भी बहुत ही ज्यादा डिले किया है। उन्होंने भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिए क्योंकि सामने वाला रईस है, पैसे वाला है, तो मतलब उसकी वजह से वो मतलब ज्यादा जैमुद्दीन, यानी कि आप चाहते हैं इस पूरे मामले में अभी और भी ज्यादा एक्शन हो जिस तरीके से होना चाहिए। अभिषेक हमें हमारे साथ बने हुए जैमुद्दीन हमारे सहयोगी है। अभिषेक, आप भी ये सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैनुद्दीन, मैं अभिषेक शर्मा बोल रहा हूं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इंडिया डेली ने जो खबर प्रमुखता से उठाया, आपको क्या लगता है कि इंडिया डेली की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है कि आपका जो भाई का जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है? क्या धन्यवाद कहेंगे इंडिया न्यूज को, इंडिया डेली को धन्यवाद कहेंगे आप? हाँ, मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद कहूँगा। और वो अरेस्ट हो गया है, इस बारे में हमें ही पता चला कि वो अरेस्ट हो गया है, पर अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी हमें खुद भी मतलब देखना है क्योंकि कैमुद्दीन, मैं अभिषेक बोल रहा हूं, आपको फिर से रोक रहा हूं। देखिए, हमारे चैनल का नाम इंडिया डेली है और मुझे पता है जब मेरी आपकी फोन पे बात हुई, सबसे पहली खबर इंडिया डेली ने ही आपको दिया कि जो आपका भाई का आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। आपको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास पूरा प्रूफ है, वो गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या कहेंगे कि इंडिया डेली को आप धन्यवाद कहेंगे? इंडिया डेली, मैं धन्यवाद जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि मीडिया और आप लोग का सपोर्ट है जिसकी वजह से इतना बड़ा काम हो पाया है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग और ज़्यादा हमारी मदद कीजिए ताकि इनके जैसे और भी कई रईस ज़्यादा है, ताकि उनको भी पता चले कि ये चीज़ करना सही नहीं है किसी के भी साथ, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो। इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। अगर आपको इस चीज़ से किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है या कोई परेशानी इश्यूज है तो आपके लिए कानून भी है। आप इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेके खुद से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। ये सभी को सबक मिलना चाहिए। ये आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ में हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप लोग अवेयरनेस फैलाइए और हर एक को ये अलर्ट कर दीजिए कि भाई कानून नाम की भी चीज़ होती है और इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। कि जिस तरीके से मेरे भाई के साथ में गलत सलूक हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और वो जो शख्स है चाहे जो कैमुद्दीन, इसलिए इंडिया डेली बैठा हो, इसलिए इंडिया डेली कोई भी खबर को प्रमुखता से उठाता है और आप जैसे लोगों के जो न्याय नहीं मिलता है उसको बिल्कुल न्याय मिलाने तक हम काम करेंगे। लेकिन आपके साथ आपका भाई मौजूद है जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, जब उनसे बात कराएं, उनसे बताएं, वो कुछ बोलना चाहेंगे इंडिया डेली के बारे में, उनको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। जब भाई से आप बात कराएं, जरा आपके भाई आपके साथ मौजूद है इस वक्त। जी, मैं बात करा देता हूँ, बट उसकी इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन है थोड़ी ठीक नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं, मैं दिखा देता आपको। ये मेरा भाई है। बिल्कुल, देशवासी देखना चाहेंगे किस तरह से आपके भाई इस वक्त मौजूद हैं। जी, ये एकदम अनकॉन्शियस है, अभी इसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, ज्यादा बोल नहीं पा रहा है वो, ठीक है। उनसे पूछे जैनुद्दीन, कुछ बात करना चाहेंगे इंडिया डेली के दर्शकों, इंडिया डेली पे कुछ बात करना चाहें, कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे कैमुद्दीन जी? हाँ, इंडिया डेली से कुछ बात करना, थोड़ा सा बात करके बता दे जो भी तकलीफ हुआ है। घटना की जानकारी उस वक्त क्या हुआ था जैमुद्दीन, कुछ अगर आपके भाई बताएं। जी, घटना के दौरान मैं पैसेंजर को लेके जा रहा था,
तो अचानक से ऑडी वाले ने राइट से ओवरटेक करके गाड़ी ठोकी और उसे पता था गलती है और उसने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की। मुझे पुलिस की धमकी दी पर मैं डरा नहीं, जिसके बाद उनके साथ बैठी जो महिला थी वो आके छीना झपटी करने लगी। वो गाड़ी से चाबी निकालने की कोशिश की। मैंने उनका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की। जब हाथ पकड़ा तो जो आदमी था उसने मेरा गला पकड़ के साइड में मेरे को ले लिया और मुझे बातों में उलझाए रखा। उलझाने के कारण वो जो महिला थी उसे मौका मिला और वो डिवाइस लेके गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद उसने वो आदमी को इशारा दिया और दोनों चुपचाप से जाने लगे। मैं 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ, फिर मैं पीछा करने के लिए गाड़ी में फिर मैं जी बिल्कुल जयमुद्दीन, सुना हमने कि किस तरह हेलो। से आपके भाई के साथ यहाँ पे बसरों की मार पिटाई यहाँ पर हुई है। अभिषेक हमारे साथ लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। अभिषेक, जो हालत इस वक्त मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इसको लेकर के तमाम सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार क्या एक नागरिक जब वो घर से बाहर निकल रहा है वो खुद को सेफ फील कब करेगा, जिस तरीके से अगर लोगों की दबंगई सामने आती रहेगी। बात है, सही कहा आपने कि देखिए किस तरीके से आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मानसिकता बड़ी अलग तरीके से होती जा रही है। कानून हाथ पहले उन्हें पता है कि अगर कानून के लपेटे में आएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। आप देखिए यही पत्रकार ऋषभ चक्रवर्ती जो अपने आप को बड़ा बादशाह समझता था, लेकिन अब वह अटेम्प्ट टू मर्डर यानी किसी को जान से मारने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। अब वो सलाखों के पीछे जा चुका है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से बिल्कुल उसे पुलिस कस्टडी मिलेगी। कई महीनों तक या कहो कई सालों तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। यह जरूरत है लोगों को सोचने की कि आखिरकार अगर कहीं मान लीजिए किसी एक्सीडेंट होता है, कार की बात करें, गाड़ियों की बात करें, इंश्योरेंस होता है, आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम करिए, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस उसके लिए बैठी हुई है। कानून हाथ में लेने का मतलब क्या होता है? किस तरीके से जो गरीब जो वो अपनी रोजी रोटी करते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनके साथ इस तरह से हुज्जत करना, इस तरीके उनकी मार पिटाई करना। देखिए दो चीजें बता दूं आपको, जो लोगों की मानसिकता कैसी होती है कि अगर कार का ड्राइवर है वो लगता है कि बहुत अमीर है, लेकिन जो ओला का ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है या रिक्शा ड्राइवर है, उन्हें लगता है कि वो बहुत गरीब है, उसके साथ हम कुछ भी करेंगे चलेगा। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इंडिया डेली ऐसा चैनल है जो गरीबों के बिल्कुल, और इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है और इसीलिए इंडिया डेली ने इस खबर को उठाया प्रमुखता के साथ। लगातार हम इस वीडियो को, इस फुटेज को दिखा रहे हैं ताकि प्रशासन भी ये समझे कि उनमें अब ऐसे दबंगों में खौफ बनाना जरूरी है, ताकि राहगीर जो रास्ते में चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, वो पूरी सुरक्षा के साथ वो रास्ते में चल सके, कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। जयमुद्दीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट में भी पेशी होने जा रही है आरोपी की। अभिषेक हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह की सजा की मांग आप कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है। सजा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे इस तरीके की सजा हो कि दोबारा कोई भी शख्स हो उस तरीके का करने के बारे में 100 बार सोचे, करे ही ना इस बारे में। उसको सजा ही, उसको जितना घमंड गुरूर है पैसे का, जितना घमंड गुरूर है मतलब कि भाई गरीब उसके लिए सामने कुछ नहीं है, गरीब की जान उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती, गरीब उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मेरा यही है कि भाई कानून से क्या उसको सख्त से सख्त सजा हो, जो भी कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे। बस समझ में आ जाए कि गरीब की भी जिंदगी होती है, जिंदगी उनकी भी होती है, तो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ना समझे, उनको गए गुजरा ना समझे। तो उनको भी मतलब रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर तरीके से उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बस कानून बस सख्त से सख्त सजा दे उसको। तो इंसाफ की मांग यहाँ पे जयमुद्दीन कर रहे हैं। किसी भी तरह से इंसाफ यहाँ पे मिलना जरूरी है और यही हम देखते हैं हर मामले में होता है, इंसाफ की मांग होती है। हालांकि बहुत से मामले तो ऐसे भी होते हैं अभिषेक जो बहुत लंबे खींच जाते हैं, इंसाफ की मांग ही होती रहती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला अब सामने आया है, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई रिएक्शन इस मामले पे सामने आया है क्या? और देखिए इस पूरे मामले पर जब इंडिया डेली ने खबर दिखाया तो बिल्कुल इंडिया डेली खबर के जैसे बताया मैंने असर हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद जब हमने पुलिस अधिकारी से बातचीत की है, अधिकारिक रूप से उन्होंने बताया है, कंफर्म किया है इंडिया डेली को, बिल्कुल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, आज रात में उससे पूछताछ होगी, उस तरीके से पूछताछ होती है। लेकिन कल जब कोर्ट से पुलिस कस्टडी मिलेगी उसके बाद पुलिस से पूछताछ होगी और हो सकता है अगर उसकी जो पत्नी है, जो ऋषभ चक्रवर्ती है, उसकी पत्नी और उसकी माँ साथ में मौजूद थी, उनका भी, क्योंकि FIR में उनकी पत्नी
का भी नाम है। अगर वो अभी इसमें दोषी पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यानी पूरा परिवार लपेटे में आ चुका है। उन्हें लग रहा था कि शायद जो ओला ड्राइवर है वह गरीब है, उसको मार के मैं निकल जाऊंगा। और आप देखिए किस तरीके से हैवानियत है, किस तरीके से उन्हें खुराफात दिमाग है कि अगर वो मार उसको पटकता है और उसके बाद अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। और वह तो भला हो सिक्योरिटी गार्ड का जो वहां मौजूद था, वो सिक्योरिटी गार्ड इसे अस्पताल ले जाता है, अस्पताल में उसे एडमिट कराता है, तब तक जान बच पाती है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत कुछ हो सकता था। मैं एक सवाल कैमुद्दीन से करना चाहूंगा। कैमुद्दीन, क्या लगता है कि आपके घर का जो चिराग है, जो भाई आपका छोटा भाई है और जिस तरीके से डेली पैसा कमाया करता था, आपका घर चला करता होगा, क्या लगता है कि अब वह आगे काम कर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से मुझे पता है सर में चोट लगी, कई नसों को गंभीर चोट आई है। कैमुद्दीन जी, उसको तकलीफ तो बहुत हो रही है, उसके सर में भी चोट बहुत ज़्यादा आई है, उसको इंजरीज होगी, ब्लीडिंग हो रही है, उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है बैक साइड में। उसकी कंडीशन इस टाइम पे स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, वो प्रॉपर अपने इसमें नहीं है, वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जा रहा है बीच बीच में, और नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम हॉस्पिटल में भी वही है, स्ट्राइक चल रहा करके डॉक्टर्स ने भी ज़्यादा उस पर केयर थोड़ा कम किए। और दूसरी चीज़ यही है कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस वक्त, प्रॉपर ट्रीटमेंट की, जो कि इसको इस वक्त नहीं मिल पाया पूरी तरह से, हम लोग करवाए रहे। और जो भी है उसमें उसकी वाइफ का भी हाथ था, आपने कहा है जैसा, उसकी वाइफ का भी हाथ था। इन्होंने असल्फा के सिग्नल के पास से गाड़ी लेफ्ट हैंड पे जो क्रैश हुआ है, तो ऑडी वाले की गलती थी, तो उसने सोचा डरा धमका के मैं पैसे इससे ले लूँ और लेके इसको भेज दूँ करके। तो इसको पुलिस की धमकी देने लगा, तो उसने कहा ठीक है पुलिस को बुलाओ, पुलिस आके देखेंगी, जिसकी गलती रहेगी पुलिस खुद क्लियर बता देगी। तो उस टाइम पे इसमें और ऑडी वाले में, ऋषभ चक्रवर्ती में, दोनों में कन्वर्सेशन हो रही थी। उस दौरान उस बीच में इसकी ऋषभ चक्रवर्ती की वाइफ में आई और गाड़ी के अंदर चाबी निकालने की कोशिश की। तो उससे मेरे छोटे वाले भाई ने जब देखा कि गाड़ी की चाबी निकालनी आ रही, तो उसने चाबी रोकने के लिए चाबी पकड़ा। तो ऋषभ चक्रवर्ती ने यहाँ पे वोमेन्स विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये कहा कि तुमने लेडीज को टच किया है। ये कहते हुए उन्होंने उसका गले में हाथ डाल के उसको साइड में लेके गया और उसके मोबाइल का छीना झपटी करने लगा। तो इसने मोबाइल अपने जेब में डाल दिया, इसने उसके हाथ में नहीं दिया ऋषभ चक्रवर्ती के। और इसकी वाइफ ने इसका, जब उसको चाबी नहीं मिली तो उसने इसके गाड़ी का ओला डिवाइस जो होता है वो डिवाइस सवाल यहाँ पे कई खड़े होते हैं, ना सिर्फ इस लिहाज से कि यहाँ पर आपके भाई के साथ क्या कुछ हुआ है, क्या घटना घटी है, बल्कि ये भी खड़ा होता है अभिषेक, हम देखते हैं कि इस तरीके से जब भी घटना कोई होती है किसी के साथ, उनके परिवार पे क्या बीतती है। घर का बड़ा बेटा जो कमाई कर रहा होता है, घर को चलाने वाला होता है, घर कैसे चलेगा, तमाम चीजें कैसे होंगी, छोटे बेटे पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तमाम सवाल ही खड़े होते हैं। जैमुद्दीन, मुझे ये बताइएगा, जब आप पुलिस के पास पहुंचे होंगे पूरी शिकायत करवाने के लिए, पुलिस ने क्या आपकी बात को सुना, किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या किसी तरीके कोई प्रताड़ित भी आपको किया गया क्या? जी देखिए मैम, मैं हैंडीकैप इंसान हूँ, तो मैं अभी 4 साल से बेड पे हूँ और मैं अभी कुछ भी नहीं, मेरे कमाने करने वाला मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई के ऊपर ही है, जो कि ओला का कैब ड्राइवर है, वो पूरे घर की जिम्मेदारी वही करता है। और जब इसकी ये हादसा होने के बाद जब हम गए पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट लिए है और उनका स्टेटमेंट लेने का जो तरीका था वो इस तरीके का था कि 2 लाइन उन्होंने पहले तो हमको झटकी दे के भेज दिए। बोले हम लोग 5 लोग गए थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और हमारे साथ में 2 जन गए थे साथ में। तो हमें कहा कि तुम लोग सब बाहर जाओ, मराठी में कहा बाहर जाओ तुम लोग, आओ मत करके एकदम झटके दे के हमको बाहर भेज दिए। और बोले हमको सिर्फ बोला कि सिर्फ इसी को रखो और बाकी सब बाहर जाओ। और इसको भी स्टेटमेंट लेके भेजे और स्टेटमेंट में उन्होंने 2 लाइन लिखा। फिर बाद में बैठ के अपने आजू बाजू में जो उनके थे ऑफिसर PSI, उनसे मस्ती मजाक करने लगे, बातचीत करने लगे। फिर वापस पॉइंट पे आए, फिर बोले हाँ बताओ उसके आगे क्या हुआ, फिर 2 लाइन लिखे, फिर उन्होंने उससे बात करने लगे। तो ऐसा करते करते उन्होंने 2 से 3 घंटा उन्होंने हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। और उसके बाद में जब वहाँ से हम लोग निकलने लगे चौकी से, तो उन्होंने कहा कि देखो, बोले केस का है, बोले मैं सामने वाले को बुला लेता हूँ, सेटलमेंट कर लो और जो भी है खर्चा पानी ले लो करके। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हमें खर्चा पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें उस आरोपी को ला के दो जिसने मेरे बेटे की हालत की है, जिसने इसको इतनी तकलीफ दी है। बोले जिस कंडीशन में इसने छोड़ के गया है, इंसानियत नाम की चीज़ तो खत्म ही हो गई है, इंसानियत नाम की चीज़ ज़रा भी नहीं है। बोला अगर ये उस टाइम पे जगह पे खत्म हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? हमारे घर का पूरा करना धरता इसी के ऊपर है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन करता? मेरी मम्मी का यही कहना है। तो पुलिस वाले ने कहा, वहाँ पे PSI ने, पाटिल सर नाम है उनका, उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का टाइम दो, हमें उसका लोकेशन ट्रैक करना पड़ेगा, उसका एड्रेस निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको आपके सामने ला देंगे। तो हमने कहा ठीक है। जिस तरीके से आपके साथ हुआ है, परिवार के साथ हुआ है, कहने के लिए शब्द हमारे पास भी नहीं है, हम खुद इस वक्त की क्या कुछ इस मामले में कहा जाए। लेकिन इंडिया डेली आपके साथ खड़ा है, इस पूरे मामले को हम लगातार उठा रहे हैं। जैमुद्दीन, क्या आपकी माता आपके साथ अभी है क्या वहाँ पर? जी नहीं, अभी वो पुलिस स्टेशन ही गए, अभी वो आएंगे। जी
ठीक है आएंगे जयमुद्दीन, आप बनी रहिए, मैं आपके पास फौरन लौट रही हूँ। एक वीडियो है हमारे पास, एक बाइट है हमारे पास, दरअसल बयान सामने आया है पुलिस का ही, जिनके पास आप पहुंचे थे, आपने पूरी शिकायत दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले में घाट कोपर के पार्क साइड थाने की पुलिस का क्या कुछ कहना है वो हम सुनवाते हैं, फिर आपके पास लौट रहे हैं। पुलिस इनके कंप्लेंट के ऊपर से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की गई। उसमें बीएनएस के सेक्शन 117, 115, 352, 351 इन ब्रैकेट 2 और 3 इन ब्रैकेट 5 ऐसा एक एफआईआर दर्ज किया गया है और उसकी जांच शुरू है। मेडिकल रिपोर्ट्स मिले हैं और उसमें वो वीडियो इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त करके उसमें देखा गया, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर पुराना 307 और नया बीएनएस का 109 सेक्शन की तरह उस सेक्शन उसमें बढ़ाया गया है और उसमें आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। तो इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे कार्रवाई हो रही है। लेकिन जयमुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। जयमुद्दीन ने कहा कि उनकी मां अभी पुलिस थाने में ही है इस वक्त। जयमुद्दीन क्योंकि जुड़े हुए हैं, तस्वीर आप देखिए उनके भाई की यहाँ पर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जयमुद्दीन। जी नहीं, उसे तकलीफ बहुत हो रही है। वो कह रहा है जरा मतलब मैं दिखा दूं आपको कि उसे तकलीफ कितनी हो रही है। वो सर एकदम तकलीफ में, उसको देख लीजिए आप, उसकी हालत, उसकी कंडीशन सही नहीं है। वो कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है इस वक्त। उसको तकलीफ हो रही है, उसके पसली में पेन हो रहा है, उसे हेड पेन हो रहा है, चक्कर ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हो ज़रा भी नहीं हो रहा है, परेशानी इसको ज़्यादा हो रही है। जयमुद्दीन बताइएगा, क्या इनकी इस स्थिति को पुलिस ने सामने से देखा कि आपके भाई की हालत क्या है? क्योंकि बहुत नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपके भाई को फौरन अस्पताल में इस वक्त होना चाहिए, वहां पर उन्हें भर्ती करवाना चाहिए था। जी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट था, 10 दिन एडमिट था वहाँ से। इसको हमने अभी 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज करके लेकर आए घर पे। ये जेजे हॉस्पिटल है मुंबई में, बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं पे ये 10 दिन वहाँ पे उसकी मेडिसिन चले, उसका ट्रीटमेंट चला वहाँ पे। और वहाँ पे ना स्टेटमेंट लेने के लिए कोई भी नहीं आया, पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया है कि इसकी सिचुएशन क्या, इसकी कंडीशन क्या है देखने के लिए। वहाँ से पुलिस की तरफ से कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा जयमुद्दीन जो आरोपी है ऋषभ, क्योंकि उनके परिवार वाले भी उस दौरान वहीं पर मौजूद थे जब ये पूरी घटना होती है, जब आपके भाई को इस तरीके से मारा पीटा गया, क्या उनकी तरफ से कोई मदद आपको दी गई? नहीं जी, कोई मदद नहीं। बल्कि उन्होंने मतलब पाटिल सर का कॉल आया था मेरे को, बोले वो लोग मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल लो, मिलके क्या है थोड़ा सेटलमेंट कर लो, इस बारे में बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि वो लोग मिल नहीं पाएंगे, बोले मैं आपका नंबर दे देता हूँ तो आप बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मैंने मुझे बात नहीं करना है सर, बोले आप एक बार बात कर लो, फिर आपके ऊपर है। तो उन्होंने मेरा नंबर दिए, तो उनके डैडी का तो कॉल नहीं आया, उनके किसी नौकर का कॉल आया था मेरे को, फारूक नाम था उनका, वो नागपाड़ा में रहते हैं। उनका नौकर का कॉल आया और उनके नौकर ने बोला कि देखो अब जो हुआ सो हुआ, बोले आप सेटलमेंट कर लो, बोले ऐसा ऐसा है, बोले देखो होने वाली चीज़ हो गई है, बोले वो बड़े सर से मैं बात कर लेता हूँ, वो डॉक्टर है बता रहे वो, उनके जो डैडी है चक्रवर्ती के, वो कह रहे कि वो डॉक्टर है, अब पता नहीं कौन है वो। तो उन्होंने कहा कि एक बार बात कर लो क्या है क्या नहीं, उसके बाद क्लियरेंस कर लो। तो उसके डैडी से भी कॉन्फ्रेंस में कॉल में बात हुई, तो 2 बार कॉल कर दिया उनकी तरफ से। तो उसके बाद में जब कॉन्फ्रेंस लेने गए, वो फारूक जो है उनके नौकर, वो जब लेने के लिए गए तो वो लाइन पे नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अभी सर अभी बिजी है, तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे अभी तक और कोई क्लियर हुआ नहीं इतना। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। जयमुद्दीन, अभिषेक आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जयमुद्दीन बता रहे हैं, सेटलमेंट की बात कह दी गई है, लेकिन किसी तरह की कोई इंसानियत के नाते भी कोई मदद नहीं की गई है। मदद नहीं है, आता है किस तरीके से बड़ा उसे घमंड था, गुरूर था और कैसे। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास लौटती हूँ, इस वक्त नेटवर्क इशू हो रखा है। जयमुद्दीन लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। जयमुद्दीन, क्योंकि आपने कहा कि आपकी माताजी अभी थाने में ही गई हुई हैं, इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई को जानने के लिए वो गई हैं या फिर अपनी कोई बात रखने के लिए? जी अभी वो यूनियन ड्राइवर कैब के यूनियन वाले आए थे, तो साथ में गए हैं उस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी पहले, तो वो कमजोर थी करके ऐसा बताया गया। तो वो कंफर्मेशन के लिए वो लोग सब साथ में गए यूनियन कैब वालों के साथ में। यानी कि यूनियन कैब वालों की तरफ से मदद आपको मिल रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी अभी उन्होंने कहा है कि जिसने ये सब किया है, जो आरोपी, उसको हम सजा दिलाने की पूरी हम लोग लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। बोले उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बेल ना मिले, उसे जमानत ना मिले, उसे सजा हो, उसे जो उसने किया है उसे एहसास हो उस चीज का, उसने बहुत गलत किया है।
अभिषेक जी। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप सुन ही रहे हैं जैमुद्दीन की बातों को। जैमुद्दीन बता रहे हैं किस तरह से ऋषभ के परिवार की तरफ से तो कोई मदद मिल ही नहीं रही है। अब इस वक्त उनकी माताजी भी अभी थाने ही पहुंची हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। पहले जैनुद्दीन या उनके परिवार को यह खबर आई कि उसे बेल मिल गया, यानी जो ऋषभ चक्रवर्ती उसे पुलिस ने पुलिस स्टेशन से ही जमानत दे दी है। क्योंकि बात भी सही है कि जो उससे धाराएं लगाई गई थी वह जमानती धाराएं थी, और यही कारण है कि कल उसे जब पुलिस से बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसके बाद आज इन्हें मालूम पड़ा कि उसे जमानत दे दी जा रही है। और इस बात को लेकर पूरा परिवार काफी चिंतित था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इंडिया डेली इस पूरे खबर के पीछे पड़ा हुआ था। सुबह से लेकर दोपहर शाम तक कई बार खुद मैंने पुलिस स्टेशन से बात किया, पुलिस अधिकारियों से बातचीत किया कि आखिरकार आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही खबर, जो हम 7 बजे खबर हम दिखा रहे हैं, उसके कुछ देर पहले ही यह खबर पुलिस ने खुद कंफर्म किया। आप जो खुद सैफुद्दीन देख ही रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने अब कंफर्म कर दिया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि छोटे व पुराने मामले में नहीं, बल्कि नया सेक्शन लगाया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। यह अपने आप में गंभीर मामला होता है। उस मामले के तहत 109 जो बीएनएस नई कानून आई उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। तो बिल्कुल एक अपने आप में बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं कैमुद्दीन से पूछना चाहूंगा उनसे एक सवाल, क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार से भी कुछ आप अपील करेंगे क्या कि आपके भाई का जो खर्च है, जो मेडिकल खर्च है, कम से कम सरकार उठाए? क्योंकि इस तरीके से बड़ी लापरवाही उसने की है, तो कम से कम सरकार से कुल अपील करना चाहेंगे आप महाराष्ट्र सरकार से? कैमुद्दीन जी। जी, मेरा यही कहना है कि बस इसको ये ठीक हो जाए, मेरा भाई पहले से नॉर्मल हो जाए, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, और जो सामने वाला आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उसने जो किया है वो एक इंसान का काम तो नहीं है, वो एक हैवान का, शैतान का काम है जो कि उसने किया है। उसमें इंसानियत नाम की ज़रा भी नहीं है। और वहाँ के जितने भी लोग हैं जो मौजूद थे, उनका भी ये काम बनता है कि जो जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये हादसा हुआ है, तो वहाँ पे वो लोग उसकी मदद कर सकते थे। मेरे भाई की मदद के लिए भी, हेल्प के लिए भी उस वक्त कोई नहीं आया। आस-पास में सब खड़े लोग वहाँ रह के तमाशा ही देख रहे थे। और ये सब होने के बाद वो खुद अकेले में कैसा-कैसा अपने आप को सँभाल के लेके आके फिर पुलिस में भी ये सब हुआ। यहाँ से मेरे को इतना ही कहना है सरकार से कि बस मदद कीजिए और ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, और मेरे भाई को जो है पहले ऐसा उसको ट्रीटमेंट अच्छे से दी जाए, वो पहले से ठीक हो जाए। अच्छा जैमुद्दीन, आप इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त जब आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपके सामने 2 पत्रकार हैं देश के, एक है वीडियो में, एक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा ऋषभ चक्रवर्ती जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एक पत्रकार हमारे साथ हैं जो लगातार आपकी आवाज को उठा रहे हैं। पुलिस थाने में वो खुद पहुंच रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं अधिकारियों से, जान रहे हैं कैसे इस केस में सुनवाई हो रही है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ताकि आपको, आपके भाई को इंसाफ मिल सके। एक वो पत्रकार जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वही बात है मैडम, समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा पत्रकार है। मेरा यही कहना है, कोई भी हो, देखो एक इंसान में इंसानियत होती है कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो पढ़े लिखे समझदार, उनको खुद ही होना चाहिए कानून अपने हाथ में ना ले। उनको खुद ही होना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो गलत है, तुम्हारा काम है, तुम कानून को खुद बुला सकते हो, बोल सकते हो, ये सब उसको जो भी अगर उसका गलती होता तो वो करता, उसका भरपाई खुद कानून करवाता उससे। खुद से अपने हाथ में कानून लेना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो ये इनका पत्रकार का होना इनको लिए सर्टिफाइड नहीं है। मेरे ख्याल से इनका पत्रकार नहीं होना बेहतर है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो एक नॉर्मल इंसान भी इस तरीके का गलत नहीं कर पाता। आप खुद ये जानते हो। बस उसे सजा मिले और मेरे भाई का ट्रीटमेंट अच्छी जगह हो, वो पहले से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। मेरे घर का पूरा देख रेख सब कुछ इसी के ऊपर जिम्मेदारी है। तो जितना हो सके मेरी बस इतनी गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए और आरोपी को सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो बड़ा सा पत्रकार हो, चाहे वो वीआईपी हो, कोई भी हो। गलत है तो गलत है, उसे सजा दी जाए। बिल्कुल सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए, यही मांग लगातार आप उठा रहे हैं। और आपके साथ इंडिया डेली खड़ा भी है, ना सिर्फ हम खबर दिखा रहे हैं बल्कि आपके साथ लगातार हम कनेक्ट है। अभिषेक आपके साथ लगातार कनेक्ट है, बातचीत वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपका भाई बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और पहले की तरह ही जिस तरीके से आपके घर में कामकाज होते थे वो हो अच्छी तरह से, क्योंकि जिम्मेदारियां आपके भाई के ऊपर ही बहुत ज्यादा है। आप इस वक्त जैमुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश थी कि आपकी माँ से भी हम बातचीत कर सके, लेकिन इस वक्त आपकी माता क्योंकि आपके साथ में मौजूद नहीं है, क्या उनकी भी यही मांग है महाराष्ट्र सरकार से कि वो पूरा ट्रीटमेंट का खर्च उठाए, मेडिकल खर्च उठाए, या और क्या मांगे आपकी माताजी की तरफ से है? बस मांग यही है मैम कि बस उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए और हमारे घर का जो भी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, जो अभी इसको डॉक्टर ने कहा है 6 महीने 1 साल जो भी है अभी तक रेस्ट है, तो जो भी है जिम्मेदारी बखूबी वो लोग
पूरा मतलब गवर्नमेंट सरकार हमारी मदद करे इस बारे में, जो भी हमारे घर का जो भी परेशानी है वो सब थोड़ा हमारी मदद करे उस बारे में, और जो है उस आरोपी को सजा दी जाए, क्योंकि आज ये दिन जो हम देख रहे हैं वो उसी की वजह से है। और ये दिन दोबारा किसी और इंसान को ना झेलना पड़े, ये तकलीफ किसी और इंसान को ना हो, इसलिए हमें उसे सजा दिलाना जरूरी है, ताकि इनके जैसे और भी कई रईसज़ादे और भी कई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है जिन्होंने और लोगों को, गरीबों को, जितने उन्हें आम लोगों को कुछ नहीं समझा, कीड़ा मकोड़ा समझ के उन्हें एकदम मसल दिया जाता है, उन्हें कई दिन दाड़े कहीं पर भी किसी के भी सामने मारा जाता है, उठा के पटक दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं समझते वो लोग, जो भी है XYZ बहुत सा। तो बस उनको एक सबक मिल जाए कि देखो आम इंसान की भी ज़िंदगी होती है, उनकी भी ज़िंदगी की वैल्यू होती है, और हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे इंसाफ की बात नहीं है, मेरे ही तरह और भी कई लोग हैं जो कि इंसाफ चाहते हैं हर चीज़ से। बस अगर यहाँ पे भी इंसाफ नहीं होता है तो यही है कि फिर कानून पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा मैम। अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी अगर कानून उस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, उस चीज़ को नहीं ध्यान दे पाता है, तो वो चीज़ भी कानून पे इंसान का किसी का ही भरोसा नहीं होगा। वो तो आप लोग हो NDTV, आप लोग हो इंडिया TV, इंडिया डेली न्यूज़ वाले, तो आप लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारी दबी हुई आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। करोड़ों लोगों की आबादी में आप हमारी आवाज़ को पहुँचा रहे हो, बता रहे हो। तो बस इतना ही कि सबको यही बताया जाए कि देखो, चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत होना जरूरी है। बिल्कुल जैमुद्दीन, इंसानियत होना जरूरी है, और आप भरोसा भी बनाए रखिए। मैं आपसे कहूंगी कानून व्यवस्था पर भी, क्योंकि देरी जरूर हो रही है, लेकिन इंडिया डेली लगातार सवाल उठा रहा है, प्रशासन से हम सवाल पूछ रहे हैं। एक आखिरी सवाल अभिषेक मेरा आपसे है, ऋषभ चक्रवर्ती को लेकर, इनके बारे में जरा बताइएगा, क्या पहले भी इस तरीके की कोई घटनाओं में इनका नाम रह चुका है क्या? देखिए, इसी बात की जांच बिल्कुल पुलिस कर रही है, जो कि पुलिस स्टेशन है, पुलिस लगातार इस पर मामले पर और जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, गिरफ्तार करने के बाद आपको पता है कि कोर्ट पे जब जिरह होगी, यानी कोर्ट पे जब ट्रायल चलेगा, तो कैसे सबूत देने पड़ेंगे। तो यह बिल्कुल देखा जाता है, जो आरोपी अरेस्ट किया गया है उसकी जांच पड़ताल चल रही है कि क्या पहले भी इसने कभी इसी मारपिटाई की थी, क्या कभी उसकी स्वभाव कहाँ से आ गया। तो जाहिर सी बात है, अगर रईस घर का बिगड़ैल बेटा है और वो अपने आप को पत्रकार कह रहा है, जाहिर से पत्रकार है, किसी में काम कर रहा है, तो अपने आप पे बड़ी शर्मनाक बात है। और बिल्कुल, और इस घटना ने हर किसी को हैरान करके यहाँ पे रख दिया है। अभिषेक, आप इसमें आगे नजर रखिएगा, क्या क्या इस पूरे मामले में आगे होता है, कैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है। भाई जैमुद्दीन, आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। अभिषेक लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, आप उम्मीद रखिएगा, और हमारी भी यही उम्मीद है कि आपका भाई बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाए, यही कामना हम करते हैं आपके भाई के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया डेली।